नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन सभी खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गौतम बुद्ध नगर में रखी आधारशिला। कहा, राजनीति नहीं बल्कि राजनीति का हिस्सा है इंफ्रास्ट्रक्चर। त्रिपुरा में निकाय चुनाव संपन्न, करीब 75% हुआ मतदान। 28 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में कई जगह एनआईए का छापा, बड़ी संख्या में दस्तावेज जब्त। दिल्ली की पिंक लाइन पर शुरू हुई ड्राइवरलेस मेट्रो सर्विस। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेट्रो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गोवा में लिखी जा रही है विकास की गाथा। विरोधी दलों पर भी साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश की नड्डी डल झील सूखने से मछलियों पर टूटा कहर। अब जिंदा मछलियों को बचाने के लिए प्रशासन और स्थानीय लोग हुए एकजुट। और मेघालय में आज से शुरू हुआ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। गुलाबी और बैंगनी रंग से सराबोर हुआ शिलांग। 27 नवंबर तक गायन और फैशन शो समेत आयोजित होंगे कई दिलचस्प कार्यक्रम। तो आइए इन खबरों को विस्तार देते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर जेवर में बनने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। ये भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। विमानन के क्षेत्र को और मजबूत बनाने और भविष्य की जरूरतों के अनुकूल तैयार करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। पहली बार भारत में किसी ऐसे हवाई अड्डे की परिकल्पना की गई है जहां एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो केंद्र हो और जहां सारा ध्यान लॉजिस्टिक संबंधी खर्चों और समय में कमी लाने पर हो। समर्पित कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। पीएम ने कहा कि नोएडा हवाई अड्डा उत्तरी भारत के लिए लॉजिस्टिक गेटवे भी बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ताकत और बढ़ जाती है जब उनके साथ सीमलेस कनेक्टिविटी हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी एक बेहतरीन मॉडल बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। पीएम ने कहा कि पहले विमानों की मरम्मत विदेशों में होती थी, जिस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब ये हवाई अड्डा MAO यानी कि विमानों के रखरखाव का हब बनने जाएगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव,
रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में पहले जो सरकारें थी उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर तब की केंद्र सरकार को कह दिया था कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार की ताकत से हम उसी एयरपोर्ट के शिलान्यास के साक्षी बन रहे हैं। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। आने वाले 2-3 सालों में जब एयरपोर्ट काम करना शुरू करेगा तो यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। यहां आने वाले दिनों में 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और यहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली और गुड़गांव की प्रगति हुई है, इस एयरपोर्ट के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और समूचे यमुना एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द क्षेत्र में प्रगति और विकास आएगी। 1 लाख रोजगार के अवसर सृजन हो पाएंगे और उसी के साथ साथ 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। फैक्ट्रियां लगेंगी। हमारी जो उत्तर प्रदेश है, जो धार्मिक प्रदेश है, आने वाले समय में एक औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित इस एयरपोर्ट के सहित भी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई विकास परियोजनाएं पूरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेवर में नया एयरपोर्ट बनने के बाद प्रदेश में समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज हरकोट बटलर प्रावधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एक कॉफी टेबल बुक, विश्वविद्यालय के इतिहास को बयां करती एक किताब, डाक टिकट, विशेष कवर और HBTU के शताब्दी समारोह पर आधारित सिक्के की तस्वीर का विमोचन किया। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने
दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। और अब खबरें देश के पूर्वोत्तर राज्यों से। और त्रिपुरा में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान हुए। अगरतला नगर निगम और अन्य नगर निकायों की 200 से अधिक सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। करीब 75% पोलिंग हुई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार त्रिपुरा के डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश दिया कि हर पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं और भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि त्रिपुरा में विपक्षी दलों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और सरकार सरकारी मशीनरी का चुनावों में दुरुपयोग कर रही है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुदीप्तो कार। सुदीप्तो, किस तरह से मतदान हुआ, क्या कुछ अपडेट आप देंगे? हिंसा की को लेकर के आशंका जताई थी विपक्षी दलों ने, क्या कुछ रहा है चुनाव में, हमें डिटेल में दे जानकारी। देखिए, मैं पहले ही ये बोलता हूं कि त्रिपुरा में एक बंगाली में एक बोला जाता है कि उत्सवेर मेजाजे वोट, मतलब वोट जो होता है त्रिपुरा में वो फेस्टिव मूड में होता है जी। तो आप देख सकते हैं कि करीबन अभी तक जो पोलिंग परसेंटेज है त्रिपुरा में करीबन 75% पोलिंग हुआ है, ठीक है। तो ऑपोजिशन का जो आरोप है कि वोट निष्पक्ष नहीं है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज तो करीबन 75% हम लोग आज सुबह से अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके बाद आसपास के जो एरिया है वहाँ पे हम लोग सुबह से घूम रहे थे। कहीं पे हम लोगों को ये मतलब जनरल वोटर्स जो है सुनने में नहीं आया कि उनके ऊपर कोई दबाव है या सिक्योरिटी बीफ्ड अप नहीं है उनके सिक्योरिटी के लिए। हम लोग जहाँ पे भी गए वहाँ पे बोला गया था कि वही मैंने जो पहले बोला कि उत्सवेर मेजाजे वोट, कि फेस्टिव मूड में ही आज वोट हो रहा है जी। जी, अगर नगर निकाय के, हालांकि जिस तरह से कहते हैं स्थानीय मुद्दे और जो सड़क, बिजली, पानी जैसे तमाम मुद्दे उसमें हावी होते हैं, लेकिन किन मायनों में खास रहा ये चुनाव? किन मुद्दों पर, जिसको कहते हैं कि जो बड़े नगर निगम हैं आपके, वो केंद्रित रहे उसमें? देखिए, अगरतला 2000 मतलब त्रिपुरा के 2018 असेंबली इलेक्शन जी, इसका मेन मुद्दा था डेवलपमेंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो ये जो नगर निकाय के इलेक्शन हुआ है, अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसमें सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी है, इसमें डेवलपमेंट की बहुत बड़ा इशू था। बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका भी यही इशू था कि त्रिपुरा में 3-3.5 साल हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि करीबन 1.5 लाख के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है। तो ये जाहिर करता है कि त्रिपुरा अभी डेवलपमेंट के स्टेज में जा रहा है। अभी आप यहाँ पे बिजली पानी का जो प्रॉब्लम था वो अभी उतना नहीं है। मैं हालांकि ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जो मतलब लास्ट जो म्युनिसिपैलिटी था वो लेफ्ट फ्रंट का म्युनिसिपैलिटी था। यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा था, जब 2018 में बीजेपी का सरकार हुआ था तो बड़ा मुद्दा ये था कि अगरतला सिटी में बारिश अगर होता है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे करीबन 3.5 साल हो गया है, तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में बहुत सारे वाटर पंप्स लगाया गया है। तो अभी अगर हम लोग बारिश होता है तो ये नहीं है कि मतलब बारिश का पानी अगरतला सिटी में जमता नहीं है, लेकिन ये है कि अगर जमता भी है तो बहुत कम होता है, उसका जो हाइट होता है वाटर का वो रिड्यूस हो चुका है और ये निकल बहुत जल्दी जाता है। तो हालांकि अगरतला सिटी जो है एक ओवल शेप में बोल सकते हैं, तो ये जियोग्राफिकली एक ओवल शेप है, तो इसके लिए पानी जम सकता है। लेकिन 3.5 साल में ये हुआ है कि
जो हम लोगों ने देखा है कि पानी जमने से भी 10-15 मिनट में वो निकल जाता है, जो पहले 2-3-2.5 घंटा लगता था निकलने में। जी सुदीप, तो एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, एक तो सुरक्षा के इंतजाम के बारे में आप बताइए। ये चुनाव ऐसे रही है जिसके गूंज जो है दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट तक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया था कि केंद्रीय फोर्सेस भी रहे और किसी भी तरह से सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही ना होने पाए। दूसरी बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इन चुनावों का असर किस तरह से वहाँ की राजनीति पर, त्रिपुरा की राजनीति पर पड़ेगा, खासतौर पर आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं इसके बाद, उस पर किस तरह से ये असर डालेंगे? असल में मैं पहले सिक्योरिटी एंगल बोल लेता हूं जी। यहाँ पे आज 222 सीटों पे चुनाव हुआ है। तो यहाँ पे ए और बी कैटेगरी में डिवीजन किया था। ए कैटेगरी जो है थोड़ा सेंसिटिव है, वहाँ पे अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन छोड़ के बाहर के जितने भी है, वहाँ पे 4 त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के आर्म्ड जवान्स थे और बी कैटेगरी में त्रिपुरा पुलिस के 4 आर्म जवान्स थे। और अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ए कैटेगरी जो है, ए कैटेगरी में 5 त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान तैनात किए गए थे। आपका जो दूसरा सवाल है कि 2023 में त्रिपुरा के असेंबली इलेक्शन आ रहे, तो इस इलेक्शन का प्रभाव कितना पड़ेगा? ये अगर हम लोग मतलब एक महीना से हम लोग जो मीडिया रिपोर्टिंग देख रहे हैं, इसको एक सेमीफाइनल जैसे ही मान रहे हैं। तो ये आप बोल ही सकते हैं कि इस इलेक्शन में जिसका भी जीत होगा वो हो सकता है कि 23 में वही पार्टी हो सकता है कि त्रिपुरा में मतलब जी बिल्कुल, यानी कि चुनावों की में हार जीत जो है वो आने वाले राजनीति की, त्रिपुरा की राजनीति की दिशा तय करेगी। बहुत शुक्रिया सुदीप तो इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सत्र और एजीएम में भारत @75 पूर्वोत्तर भारत को सशक्त बनाना विषय पर एक सत्र को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि 2024 तक पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से और 8 में से 7 राज्य रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। पूर्वोत्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा 7 साल के अंदर आमूल चूर परिवर्तन, बड़ी बड़ी योजनाएं आज पूर्वोत्तर की, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में हम फिर से जनादेश लेने जाएंगे। पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई होगी। पहले 2 ही थी, सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। पूर्वोत्तर के 8 में से 7 स्टेट रेल से जुड़े हुए और ढेर सारे नेशनल हाईवे बनाने का काम किया है। लगभग नेशनल हाईवे की 32 सड़कों का निर्माण 12,000 करोड़ से किया है। लगभग अरुणाचल के अंदर और 1200 करोड़ रुपया लगाया है। पूर्वोत्तर के चहुमुखी विकास को करने के लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, मगर कुछ आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। और मेघालय का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलांग के वार्ड लेक में शुरू हो गया है और इसी के साथ मेघालय एक बार फिर से गुलाबी और बैंगनी रंग से गुलजार हो गया है। इस साल इस फेस्टिवल की खुशियां कुछ ज़्यादा हैं क्योंकि पिछले साल महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 25 नवंबर से शुरू हुआ ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 27 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान यहाँ कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें गायन और फैशन शो भी शामिल है। और खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। आतंकी संगठनों को फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिले में 4 जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस काम में पुलिस और सीआरपीएफ एनआईए की मदद कर रही है। इससे पहले सोमवार को मानवाधिकार कार्यकर्ता और जेएंडके कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटीज के समन्वयक खुर्रम परवेज को सोनावर स्थित आवास से इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे एनआईए पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। एजेंसी घाटी समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा फैलाने की आतंकी संगठनों जैसे मोहम्मद, लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ की साजिशों के तहत टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद मुकदमा दर्ज कर लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान उत्तरी, दक्षिणी और मध्य कश्मीर में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
और दिल्ली मेट्रो के लिए आज का दिन यादगार रहा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली पिंक लाइन मेट्रो पर चालक रहित मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने संबोधित किया और कहा कि दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेट्रो है। मुझे कई वर्ल्ड कैपिटल्स में सेवा करने का मौका मिला। आई हैव सर्व्ड इन लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बट आई कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट DMRC, Delhi Metro, can compare with the best. I have seen the metro systems everywhere, and I think both in terms of maintenance, efficiency, engineering levels, DMRC is a pride not only of the country, but it is today truly a world-class automated system. और हिमाचल प्रदेश की नड्डी डल झील सूखने से बहुत सी मछलियां मर गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन के साथ हाथ मिलाकर मछलियों को बचाने का सराहनीय काम किया है। यह खबर है हिमाचल प्रदेश के नड्डी डल झील की। पूरा विवरण देखिए इस रिपोर्ट में। ये दृश्य देख आपको आश्चर्य जरूर होगा कि क्या कश्मीर के प्रसिद्ध डल लेक से मिलती जुलती और देवदार के पेड़ों से घिरी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नड्डी स्थित ये वही डल झील है जो धार्मिक आस्था की प्रतीक होने के साथ साथ ही अपने हरे पानी में विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए मशहूर है। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से झील में अचानक पानी का रिसाव शुरू हो गया और झील तेजी से सूखने लगी। जब तक प्रशासन को खबर लगती, बहुत सी मछलियां मर चुकी थीं। खैर, प्रशासन भी हरकत में आया और मछलियों की जान बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का कार्य शुरू कर दिया गया। We had received some information that the water level had suddenly started sinking, and the fish in the lake, it was about to die. So the first thing that we decided was to rescue the fish and send them to the tanks which are being maintained by the fisheries department. धर्मशाला के पास सूखती इस झील से जिंदा मछलियों को निकालकर साफ पानी में डाला जा रहा है। मछलियों को बचाने और उन्हें सुरक्षित मकाम तक पहुंचाने में स्थानीय लोग पूरी तरह से प्रशासन के साथ हैं। There's been a viral video of, and a message saying that they need a volunteer to help, to relocate the fish because there has been a leakage in the pond. So we have came here. So far we have catch many fishes and we are trying to relocate it. बताया जाता है कि पिछले 12 से 15 साल में ये तीसरा मामला है जब इस ऐतिहासिक झील में रिसाव के कारण जलस्तर कम हुआ है और मछलियां मरने लगी हैं। लोगों को अफसोस भी है कि इस मामले का कोई स्थायी हल अभी तक नहीं निकल सका है। इस संकट के समय जिस तरह से स्थानीय प्रशासन, जल शक्ति विभाग और पर्यटन विभाग के साथ आम लोगों का सहयोग मिल रहा है, इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस झील की रौनक जल्द ही लौट आएगी और झील से पानी के रिसाव का भी कोई स्थायी समाधान हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों से। – 2013 के शक्ति मिल गैंगरेप मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। महिला फोटोग्राफर से गैंगरेप के 5 आरोपियों में से 3 की फांसी की सजा को रद्द कर न्यायालय ने उम्र कैद में बदल दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला फांसी की सजा की मंजूरी के लिए महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। साल 2013 में किए गए इस जघन्य अपराध के लिए मुंबई सेशन कोर्ट ने 2014 में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तीनों आरोपियों के नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली और सलीम अंसारी है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस SS जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने राज्य सरकार की याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। करीब 6 महीनों से गायब चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह आज उगाही के मामले में मुंबई अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परमबीर सिंह को कथित जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में 5 केस दर्ज हैं। उगाही के मामले में परमबीर सिंह समेत 6 लोग नामजद आरोपी हैं। इसमें सचिन वाजे भी शामिल हैं।
इस मामले में पहले ही सचिन वाजे को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में कोर्ट में भेजा है। इसी एक्सटॉर्शन के मामले में किला कोर्ट की अदालत ने परमबीर सिंह को भगोड़ा भी घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा की राजधानी पणजी में पार्टी कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र लेकर गोवा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर गोवा को आगे बढ़ाने में काम करें, इसलिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग एक अच्छी शक्ति के रूप में समाज में सबके प्रति मंगलमय की कामना लेकर के पूरी ताकत के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके आगे चल करके, चाहे फिर वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो आगे के चुनाव हो, सभी चुनाव में कमल खिलाएंगे और कमल के साथ साथ समाज के लिए काम करने वाली शक्तियों को आगे बढ़ाएंगे। और इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। देश प्रदेश के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।